Hello everyone. In this video, we will see the concept of fertilization in human beings. This topic is from class 12th, chapter number 2, named as human reproduction. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन के साथ. It is fusion of haploid sperm and a haploid ovum to form diploid zygote. स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग से जब एक ज़ाइगोट बनता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है बेटा, स्पर्म ओवम के सामने ये जो वर्ड लिख रखे हैं हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स दे विल बी हैविंग एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू अदर सेल्स. यानी स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, ओवम के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, बट जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे, एक साथ कंबाइन होंगे, इनके क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है और ज़ाइगोट में जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो डबल हो जाता है. दैट मीन्स ज़ाइगोट विल बी हैविंग 46 क्रोमोसोम. इसलिए ज़ाइगोट के सामने डिप्लॉयड वर्ड लिखा गया है. हैप्लॉइड कंडीशन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये थी हमारी सिंपल डेफिनेशन, स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग जो कि ज़ाइगोट बनाती है. अब बात करते हैं वेयर डज इट अकर, साइट या फिर आप बोल सकते हैं लोकेशन. क्लास 10 तक बच्चों को ये पता होता है कि दिस प्रोसेस इज़ अकरिंग इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बट क्लास 12 के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ द एग्जैक्ट पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुला. Fertilization is occurring in the ampulla part of oviduct और you can say fallopian tube. अब ये जो ampulla part है ये होता कहाँ है? If we are going to see the structure of fallopian tube, look at here. These are the fimbriae. This is infundibulum. This is the narrowest path जिसको हम isthmus बोलते हैं. And this swollen up part is called as ampulla. फर्टिलाइजेशन ampulla part पे ही होगा, ना इससे पहले ना इसके बाद में. That means this turning point of oviduct is the main site for fertilization. इससे पहले आप ये देखेंगे जो आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर है वो इनफंजिबुलम कहलाता है. जो पार्ट ओवरी के साथ टच में है उनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं. अब बात करते हैं एम्पुलरी पार्ट में आने के लिए सेकेंडरी oocyte को रेडी कौन करता है. यहाँ पे फिम्ब्रे के आगे ओवरी होती है बच्चे. ओवरी से जैसे ही ओव्यूलेशन होती है सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, फिम्ब्रे इसको रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद यहाँ पे जो सेल्स होते हैं दीज आर सिलिएटेड वन. ये जो सिलिएटेड सेल्स हैं सेकेंडरी oocyte को बीटिंग मोशन से, जैसे हम बैट को बॉल से हिट करते हैं, यहाँ एम्पुलरी पार्ट तक लेके आते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न दैट दिस इज़ द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन विल बी अकरिंग एंड दिस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज़ कॉल्ड एज एम्पुला. दो बातें क्लियर हो गई. दो हैप्लॉइड सेल्स मीटिंग के बाद ज़ाइगोट बना रहे हैं. कहाँ बना रहे हैं? एम्पुलरी पार्ट में बना रहे हैं. अब हम बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट इवेंट की जिसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या कभी भी हो सकता है? नहीं. उसको होने के लिए एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है ओवम एंड स्पर्म का एक साथ साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब या एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होना. ओव्यूलेशन अगर हमारी मान लीजिए 15th डे पे होती है और 15th डे पे सीमेन नहीं आता है, स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो जो सेकेंडरी oocyte या ओवम होता है इट विल वेट फॉर ओनली 24 आवर्स. 24 आवर्स के बाद जो ओवम होता है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और वो डीजनरेट हो जाता है. अगर स्पर्म 16th डे पे आ रहे हैं, 17th डे पे आ रहे हैं या 15 से पहले आ गए, 10th डे पे आ गए, 7th डे पे आ गए, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? द आंसर विल बी नो. तो ये एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पे दोनों सेल्स का एक साथ प्रेजेंट होना काफ़ी ज़रूरी है. इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द फर्टिलाइजेशन.
It needs synchronization in release of secondary oocyte in the fallopian tube, जिसको हम बोलते हैं ovulation and insemination. इंसेमिनेशन क्या है आगे हम डिटेल में करेंगे. इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म्स की एंट्री होना फीमेल ट्रैक में. ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तभी हमारे दोनों सेल मीट करके जाइगोट को फॉर्म कर पाएंगे. सो दिस इज़ वेरी अर्जेंट स्टेप ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन. कमिंग ऑन टू डिफरेंट स्टेप्स. सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है इंसेमिनेशन. व्हाट डज वी मीन बाय इंसेमिनेशन? चलिए देखते हैं. डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. इजैकुलेशन के बाद आप इसको कोइटस बोल सकते हैं, कोपुलेशन बोल सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं. नेचुरली ऑल दिस 3 नेम्स मीन्स द सेम. तीनों नाम एक ही प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसमें सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज होता है. सीमेन दैट स्लिपरी लिक्विड that is ejaculated from the penis after the coitus or you can say copulation. तो इसके 2 मेथड हैं बच्चे. ये सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा कैसे? फर्स्ट थिंग इज नेचुरली डूइंग ऑल द 3 थिंग्स. नेक्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली का मतलब है वी आर नॉट फॉलोइंग coitus or you can say sexual intercourse between male and female. We are taking the help of medical procedures here. यानी आर्टिफिशियली हमने किसी मेल से सीमेन को कलेक्ट कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है, और जब भी हमें उसकी नीड होगी किसी फीमेल में इजैकुलेट करेंगे हम उसको, लेकिन नेचुरल तरीके से नहीं, मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है काउस बफेलो की जब स्पेसिफिक ब्रीड को हमें इम्प्रूव करना होता है वेटरनरी हॉस्पिटल्स में, ज़रूरी नहीं है कि मेल बुल है ऑक्स है हमेशा अवेलेबल हो. एक सुपीरियर क्वालिटी को बनाने के लिए जो स्टोर्ड सीमेन होते हैं, जैसे आपके पास बैंक्स होते हैं, पोलन बैंक होते हैं, ऐसे सीमेन बैंक होते हैं, वहाँ से एक हेल्दी मेल का सीमेन जो प्रिजर्व है ऑलरेडी उसको हम निकालते हैं और मेडिकल प्रोसीजर की हेल्प से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ काउस बफेलो और एनी अनदर नॉर्मल फीमेल इजैकुलेट करते हैं. तो ये आर्टिफिशियल है बिकॉज हम सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दूसरी जो चीज़ है हेल्पफुल टू ट्रीट इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स. आगे जैसे चैप्टर नंबर 3 में हम इनफर्टिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे जिन फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और जो मेल पार्टनर है उसका जो सीमेन काउंट है या स्पर्म काउंट है वो हेल्दी नहीं है, तो हम यहाँ पे भी प्रिजर्व्ड सीमेन की हेल्प ले सकते हैं. सो ऑल दीज प्रोसीजर्स आर बीइंग डन आर्टिफिशियली. इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? आर्टिफिशियली, क्योंकि यहाँ पे जो मेल पार्टनर है उससे सीमेन हमने कलेक्ट किया है, अगेन स्टोर किया है और नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया है. दीज आर द फ्यू टर्म्स. सीमेन डिस्चार्ज, एक कोइटस के बाद कितना सीमेन रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में? एवरेज अमाउंट इज़ 2 to 5 ml पर कोइटस और यू कैन से पर इजैकुलेशन. नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं? 200 to 300 मिलियन. एंड द स्पीड ऑफ स्पर्म, यहाँ पे स्पीड किसकी है? स्पर्म जो अपनी लैशिंग मूवमेंट करेंगे टेल का हेल्प लेके, वो वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से होते हुए फालोपियन ट्यूब में, और कौन से पार्ट में जाएंगे? वो एम्पलरी पार्ट में, एम्पला पार्ट में, क्योंकि वहीं पे ओवम या सेकेंडरी oocyte उनकी वेट कर रहा है. तो किस स्पीड से ये आगे प्रोसीड करेंगे? इट इज़ 1 to 3 mm पर मिनट. तो यहाँ पे स्पर्म की जो स्पीड है वो आपको पता चल गई है. आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से हर्डल्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो इनको एक हार्श कंडीशन देते हैं, क्योंकि किसी भी स्पर्म के लिए इजी नहीं है पीनस से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ जाना और वहाँ पे उन कंडीशंस को टॉलरेट करना, क्योंकि वजाइना में ही जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है. तो ये कैसे उससे बचते हैं, कैसे इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको टॉलरेट करने पड़ते हैं, और कैसे ये ओवम तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में. थैंक यू एवरीवन. वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस topic in our upcoming videos.